एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेल ऑर्गेनेल यहां तक हमने पढ़ा था। यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, जिसको मैंने कल एक्सप्लेन किया था। वन वाज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो डिफरेंस रहता है दैट के अंदर दो टाइप्स रहते हैं। एक को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं रहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तीन टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिस्टर्नी जो रहते हैं दे आर नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ट्यूब्यूल्स जो रहते हैं दे आर नियर टू द सिस्टर्नी दे आर नियर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ट्यूब्यूल्स दे आर नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वेसिकल्स जो रहते हैं वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ ही रहते हैं और सिस्टर्नी और न्यूक्लियर वेसिकल के ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं और ट्यूब्यूल के ऊपर राइबोसोम्स नहीं रहते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था। वो उस सेल के नेटवर्किंग सिस्टम बोल के एक्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखो, उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी क्यों बोलते हैं? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल दैट इज बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। दोनों के अंदर रहते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी रहते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी रहते हैं। अब ये उनको गोल्गी बॉडीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे वेर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी नाम का साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने उसको सबसे पहले प्रपोज किया, इसीलिए उसको गोल्गी बॉडीज ऐसे बोला जाता है। प्लांट के अंदर यही गोल्गी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स ऐसे बोला जाता है। देयर इज वन मोर नेम फॉर गोल्गी बॉडीज, दीज आर कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स, या उनको ही लिपोकॉन्ड्रिया ऐसे बोलते हैं या गोल्गी अपैरेटस ऐसे भी बोला जाता है। अब देखो, ये गोल्गी बॉडीज रहते कहाँ पर है? तो दिस गोल्गी बॉडीज दे आर जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाजू में रहते हैं, साइड में रहते हैं। अपने एनिमल सेल या प्लांट सेल अगर देखा होगा तो अराउंड द न्यूक्लियस या बिसाइड द न्यूक्लियस ऐसा जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज गोल्गी बॉडीज और दे आर आल्सो कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उनको ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसे बोला जाता है। देखो, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। कौन से तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं? मैं एक एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताऊंगा। द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द गोल्गी बॉडीज। देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर को मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दैट फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको सिस्टर्नी ऐसे बोला जाता है। यहाँ लेबल भी किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ये दिख रहे हैं ना, ये ऊपर वाले, ये देखो, इनको सिस्टर्नी ऐसे बोला जाता है। ये सिस्टर्नी है, दीज आर द सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी कैसे है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है
एंड दे आर अनब्रांच्ड, उनमें ब्रांचिंग नहीं है। ये देखो, एक सिस्टर नहीं, ये दूसरी सिस्टर नहीं, ये थर्ड सिस्टर नहीं, ये फोर्थ सिस्टर नहीं, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर, जैसे एक दूसरे के ऊपर वो अरेंज्ड रहते हैं। और ये जो सिस्टर नहीं रहते हैं, दे आर स्वलन एट द एंड, इनकी जो एंड रहती है, ये जो एंड पोर्शन है, ये एंड पोर्शन के अंदर वो स्वलन रहते हैं, इनको सिस्टरनी ऐसे बोला जाता है। अभी ये सिस्टरनी जो रहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रहते हैं, दीज सिस्टरनी इन एनिमल सेल्स, उनका जो नंबर रहता है दे आर 3 to 12, एंड प्लांट सेल के अंदर जो रहते हैं 10 to 20 सिस्टरनी रहते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टरनी के बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन आ जाता है इनके अंदर, दीज आर कॉल्ड एज वैक्यूल्स। ये देखो, ये वैक्यूल नाम का पोर्शन है। वैक्यूल कैसा है, दैट इज लार्ज एंड स्पेरिकल, लार्ज शेप्ड वैक्यूल्स रहते हैं और स्पेरिकल साइज में ऐसे ये रहते हैं, इनको वैक्यूल ऐसे बोला जाता है। और ये जो वैक्यूल्स जो रहते हैं ये सिस्टरनी के बाजू में रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे सिस्टरनी की ये साइड में ये प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद में जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है, द थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज दीज आर कॉल्ड एज, ये देखो ये थर्ड टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेसिकल। देखो यहाँ पर वेसिकल बोल के लेबल किया गया है। तो सिस्टरनी, वैक्यूल एंड वेसिकल, ये तीन अलग अलग पार्ट से कौन बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी। ठीक है, अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी के अंदर ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है, इनमें देखो दो फेसेस रहते हैं। इसमें एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिस फेस, और दूसरा वाला जो फेस रहता है, इधर वाला जो उसका फेस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस। तो उसका मीनिंग है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पोलैरिटी रहती है, एक उसके पोल को बोलते हैं सिस फेस और दूसरे वाले अपोजिट पोल को बोला जाता है ट्रांस फेस, ऐसे बोला जाता है फेस। देखो, अब ये जो सिस फेस रहता है, सिस फेस कोई दूसरा नाम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेटिव फेस, उसको फॉर्मेटिव फेस बोलते हैं। अब जो ट्रांस फेस है, वो ट्रांस फेस को भी दूसरा नाम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मैच्योरेशन फेस, वही फेस को मैच्योरेशन फेस बोलते हैं। तो सिस फेस और ट्रांस फेस में डिफरेंस क्या है, तो देखो इधर सिस फेस है, ये फेस को सिस फेस बोला गया है, दैट सिस फेस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स फेस। देखो ये आउटर सरफेस उसका ऐसा कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। और इधर जो ट्रांस फेस है, ये जो ट्रांस फेस है ये मगर कॉनकेव फेस है। कॉनकेव बोले तो थोड़ा अंदर गया वाला दिखाई दे रहा है। तो दैट ट्रांस फेस इज नथिंग बट द कॉनकेव फेस एंड सिस फेस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स फेस। अब जनरली इसके ये जो सिस्टरनी है, सिस्टरनी के सिस फेस के तरफ कौन प्रेजेंट रहते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इस तरफ वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। और सिस्टरनी के ट्रांस फेस के तरफ, दिस इज द ट्रांस फेस, ये ट्रांस फेस की तरफ कौन प्रेजेंट रहते हैं, तो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे ये गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम्स या उनको ही गोल्गी अपैरेटस ऐसे बोला जाता है, ये प्रेजेंट रहते हैं बोथ इन केस ऑफ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। दोनों प्लांट सेल के अंदर भी वो पाए जाते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी वो पाए जाते हैं, इनको गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसे बोला जाता है। अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पॉपुलरली बोला जाता है, इनका जो फंक्शन रहता है दैट इज एक्ट एज द सिक्रीटरी सिस्टम ऑफ द सेल। सेल का जो सिक्रीटरी सिस्टम रहता है वो कौन रहता है, तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है। यानी सिक्रीशन करने का जो काम करता है, सेल के अंदर में से जो भी मटेरियल सिक्रीट आउटसाइड द सेल जो हो जाते हैं वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू किए जाते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल ऐसे बोला था, वैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीटरी सिस्टम ऑफ द सेल।
वो सेल को सिक्रेटरी सिस्टम यानी सिक्रीशन करने के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं। अब किसका सिक्रीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करवा देते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन आपने सुना होगा। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो गोइटर कॉज करने वाला हार्मोन रहता है ना, अपनी जो थायराइड ग्लैंड रहती है, वो थायराइड ग्लैंड में से वो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, और वो हार्मोन के थ्रू थायरॉक्सिन को सिक्रेट करना ये किसका काम रहता है, तो दैट इज द रोल ऑफ गोल्गी बॉडी, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में हो गया। देन नेक्स्ट टू द कम टू द अनदर पेज। अब नेक्स्ट पेज मैं आपको स्क्रीन करने जा रहा हूं। लिसन अबाउट द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, ये गोल्गी बॉडीज हो गए। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, दीज आर नथिंग बट द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हैं। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल किसके रहते हैं, दीज आर नथिंग बट द प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। जो प्लांट के सेल रहते हैं या एनिमल सेल रहते हैं, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी राइबोसोम्स रहते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स रहते हैं, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम्स रहते हैं, दीज आर नथिंग बट द ग्रैनुलर बॉडीज। ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था। वो सेल स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि वहां पर स्मॉल ग्रैनुलर बॉडीज विच आर एम्बेडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और वो राइबोसोम का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि दे आर साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। व्हाट आर प्रोटीन्स आपको पता होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन्स रहते हैं ना, दिस प्रोटीन्स आर नथिंग बट द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड के चेन्स रहते हैं, ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहते हैं। So what is the difference between the ribosomes of prokaryotic cell and eukaryotic cell? दोनों के राइबोसोम के अंदर डिफरेंस क्या रहता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 70s के राइबोसोम्स रहते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, मैं बताता हूँ आपको, मीनिंग बताता हूँ। 70s का मीनिंग क्या होता है और 80s का मीनिंग क्या रहता है। दीज आर द 70s राइबोसोम्स। और यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, दीज आर द 80s राइबोसोम। सबसे पहले मैं आपको यस का मीनिंग बताता हूँ। 70s का मीनिंग क्या है और 80s का मीनिंग क्या है। तो यस इज नथिंग बट द यूनिट दैट इज कॉल्ड एज स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट है, जैसे ए फॉर एंगस्ट्रॉम, म्यू फॉर माइक्रोन, ऐसे जो हम यूनिट यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर राइबोसोम का साइज मेजर करने के लिए एक यूनिट यूटिलाइज किया जाता है, एंड द नेम ऑफ दैट यूनिट इज कॉल्ड एज स्वेडबर्ग यूनिट। वो यूनिट को स्वेडबर्ग यूनिट ऐसे बोला जाता है, और वो यस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो जो यूनिट है, वो स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है, इसीलिए उसको जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स रहते हैं, वो 70s के रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स रहते हैं, वो 80s के रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा वो 70s का मीनिंग क्या है और 80s का मीनिंग क्या है।
मगर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये राइबोसोम बनते किससे हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो राइबोसोम के अंदर दो टाइप के केमिकल्स रहते हैं, उनमें एक रहते हैं प्रोटीन्स और दूसरे रहते हैं आरआरएनए। आरआरएनए का मीनिंग क्या है? द मीनिंग फॉर आरआरएनए दैट इज नथिंग बट द राइबोसोमल आरएनए। आपको तीन टाइप के आरएनए रहते हैं, ये पता होगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अब ये तीनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें से जो आरआरएनए रहता है, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए मींस दीज आरएनएस दे आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज आरआरएनए और दे आर आल्सो कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। उनको राइबोसोमल आरएनए ऐसे बोला जाता है। और प्रोटीन, प्रोटीन और राइबोसोम उनका जो प्रोपोर्शन रहता है इनके अंदर दैट इज 1:1। 1:1 बोले तो 50% प्रोटीन रहता है और 50% आरआरएनए रहता है। ये दोनों से ये राइबोसोम बने हुए रहते हैं। अब देखो ये राइबोसोम एक्चुअली द ग्रैन्युलर बॉडीज, ऐसे छोटे छोटे, ये तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मगर असल में आप राइबोसोम आप देखेंगे सेल के अंदर तो वो छोटे छोटे ग्रैन्युलर बॉडीज रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम सेल साइटोप्लाज्म के अंदर दो फॉर्म में रहते हैं। दो फॉर्म में कौन से रहते हैं? जैसे पहले वाले दिन में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था, वहां पर राइबोसोम्स बताया था मैंने। राइबोसोम्स में भी freely present inside the ये स्मॉलर सब यूनिट है, इधर देखो ये ऐसा स्मॉलर सब यूनिट है। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट स्मॉलर सब यूनिट? वो रहता है 30s का रहता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 30s। एंड व्हाट अबाउट दिस लार्जर सब यूनिट? ये देखो ये लार्जर सब यूनिट है, दिस लार्जर सब यूनिट ऑफ 50s। अब ये 50s प्लस 30s आप बोलेंगे उसका 80s फॉर्म होगा, तो वो 80s फॉर्म नहीं होता, दैट इज ऑफ 70s। व्हाट इज दिस मैग्नीशियम? वो दोनों को कंबाइन करने के लिए मैग्नीशियम उसका एक्टिवेटर रहता है, वो एक्टिवेटर बोल के एक्ट हो जाता है। वो मैग्नीशियम को छोड़ दो, सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान में रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक 50s का सब यूनिट और एक 30s का सब यूनिट, 50 प्लस 30 वो 70 बन जाता है, दैट इज नॉट 80। वो 80 नहीं रहता है। अब बोलेंगे अब 80 क्यों नहीं रहता है? तो असल में ये जो लार्जर सब यूनिट, ये देखो ये जो लार्जर सब यूनिट है, उसको आप ऐसे आइसोलेट करके मेजर करेंगे तो 50s का रहेगा। स्मॉलर सब यूनिट को भी आइसोलेट करके मेजर करेंगे वो 30s का रहेगा। मगर दोनों को कंबाइन करके अगर आप ऐसा पूरा यहां से यहां तक करके ऐसे मेजर करेंगे तो दैट इज ऑफ 70s। पूरा राइबोसोम उस 70s का रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड that larger subunit of 50s, smaller subunit of 30s, but collectively together that is of 70s. And such type of ribosomes they are found in prokaryotic cell. ऐसे जो ribosomes रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब कम टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये देखो मैं आपको यूकैरियोट, मैंने पहले ही बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s का राइबोसोम रहता है। तो उसमें भी दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, येलो वाला जो स्मॉलर सब यूनिट है, एंड दिस इज द लार्जर सब यूनिट। अब ये स्मॉलर सब यूनिट कितने का बना हुआ रहता है? तो जैसे उधर प्रोकैरियोटिक के अंदर जैसे स्मॉलर 30 का बना हुआ था, वैसे यूकैरियोटिक के अंदर दैट स्मॉलर सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 40s सब यूनिट्स। वो 40s सब यूनिट से बना हुआ रहता है। एंड दिस लार्जर सब यूनिट दैट इज कंसिस्ट ऑफ 60s सब यूनिट्स। तो आप सोचेंगे कि ये 40 हो गया और ये 60 हो गया, दोनों मिला के 100 फॉर्म होता होगा, तो वैसे नहीं होता है। ये 40 प्लस 60 मिला के जब ये एंटायर राइबोसोम जब फॉर्म हो जाता है, तब दैट एंटायर राइबोसोम दैट इज ऑफ
ATS, वो सिर्फ ATS का ही बना हुआ रहता है। तो ऐसे प्रोकैरियोटिक के अंदर 30 + 50 का 70 बनता है, और यूकैरियोटिक के अंदर 40 + 60 दोनों मिला के वो ATS का राइबोसोम बन जाता है। तो ऐसे राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर रहते हैं, एंड दे आर द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो राइबोसोम्स रहते हैं, दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम कोई प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर देते, वो सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा देते हैं, और वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं कौन से प्रोसेस के लिए? तो दैट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करवाते हैं। तो दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स, इनको राइबोसोम्स बोला जाता है। ये राइबोसोम के बारे में आपने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये राइबोसोम के बारे में सोचना है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं। This is the next cell organelle which is called as mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होगा, दिस इज पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया को पॉपुलरली पावर हाउस ऑफ द सेल ऐसे बोला जाता है। देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? उसको पावर हाउस ऑफ द सेल ऐसे क्यों बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आपको 8, 9, 10 क्लास के अंदर डेफिनेटली हो गया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो रहते हैं सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज माइटोकॉन्ड्रिया दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाते हैं, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप एटीपी सुने होंगे, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं? तो दे आर प्रोवाइडेड थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पॉपुलरली क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? सो दैट ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड दैट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। देखो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स रहते हैं, उसमें से उसको एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। कम टू दिस साइड, ये देखो दिस इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। उसको कवर करने वाली ये आउटर मेम्ब्रेन है, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। देखो उसको इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। What is the difference between the outer membrane and inner membrane of mitochondria? So this is the outer membrane, और ये जो outer membrane है that is continuous and unfolded। आउटर जो मेम्ब्रेन रहती है वो कंटिन्यूअस रहती है और अनफोल्डेड रहती है, बट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आप इनर मेम्ब्रेन देखेंगे, दिस मेम्ब्रेन, so this membrane is having a folded structure। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर वाला मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर रहेंगे। देखो इनर मेम्ब्रेन इधर लेबल किया, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है। दोनों के बीच में स्पेस रहता है, दिस स्पेस, देखो 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है that is called as intermembranous space, or that is also called as outer chamber। 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं या आउटर चेंबर ऐसे बोला जाता है। और यहाँ पर अंदर जो स्पेस रहता है, इधर जो स्पेस रहता है,
दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इधर देखो, इधर लेबल किया देखो, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर चेंबर, उसको इनर चेंबर बोला जाता है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोल्ड्स आ गए हैं, ये देखो ये फोल्ड्स आ गए हैं, दैट फोल्डेड पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, उसको क्या बोला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। ये देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, द फोल्डेड पार्ट ऑफ दैट इनर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। और क्रिस्टा के ऊपर आपको ऐसे छोटे 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 स्टॉक्ड बॉडीज, ये ब्लैक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ना अंदर, ये फोल्ड के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे, ये देखो इधर ऐसे जो फोल्डेड के ऊपर ऐसे स्टॉक्ड बॉडीज दिखाई दे रहे हैं। What is the name for these stalked bodies? These are nothing but the oxysomes. ये स्टॉक्ड बॉडीज को ऑक्सीजोम्स से बोला जाता है। देखो ऐसा ऑक्सीजोम से स्टॉक्ड बॉडीज आउटर सरफेस के ऊपर या आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी नहीं है, मगर जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोल्डेड पार्ट है, द फोल्डेड पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टा, एंड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टा ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट। क्रिस्टा की सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऑक्सीजोम्स रहते हैं। ये देखो इधर डिटेल में बताया गया है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, this outer membrane is continuous, or this is the inner membrane, ये inner membrane है, but this inner membrane having a fold like structure। देखो इधर फोल्ड है ऐसे, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, that space is called as outer chamber। इधर इधर लेबल किया गया है, देखो इसको आउटर चेंबर बोलते हैं। बट दिस मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोल्ड है, फोल्ड को क्या बोला जाता है, दैट फोल्ड इज कॉल्ड एज क्रिस्टा, उसको क्रिस्टा ऐसे बोलते हैं। और क्रिस्टा के ऊपर जो स्टॉक्ड बॉडीज है, ये देखो ये जो स्टॉक्ड बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, these stalked bodies, these are called as oxysomes। ये स्टॉक्ड बॉडीज को ऑक्सीजोम्स ऐसे बोलते हैं। अब एक एक स्टॉक्ड बॉडी का डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम। ये ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है। ये ऑक्सीजोम के अंदर तीन पार्ट रहते हैं, एक पार्ट को उसको दैट इज कॉल्ड एज बेस, उसके पार्ट को एक पार्ट को बेस बोलते हैं। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज स्टॉक, उसको स्टॉक बोलते हैं, एंड द थर्ड पार्ट वन इज कॉल्ड एज हेड। ऐसे तीन पार्ट से वो बना हुआ रहता है। विथ द हेल्प ऑफ बेस, दिस F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम गेट अटैच्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस के ऊपर वो अटैच्ड रहता है। दूसरा जो पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक, ये वाले पार्ट को स्टॉक ऐसे बोला जाता है। और तीसरा वाला जो पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज F1 पार्टिकल, या उसको ही क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेड। एंड दिस हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हेड के पोर्शन के अंदर वहां पर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच आर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये हेड पोर्शन के अंदर यहाँ पर एटीपी बनाए जाते हैं। और ये जो एटीपी रहते हैं, दिस एटीपीज आर नथिंग बट द करेंसी ऑफ अ सेल, जिसको सेल की करेंसी ऐसे बोला जाता है। करेंसी का मीनिंग क्या है, करेंसी यानी पैसा। जैसे अपन जो पैसा यूज करते हैं टू फुलफिल आवर डिमांड्स, आपने जो भी डिमांड्स है, कोई परचेस करना है, कोई फूड परचेस करना है, या क्लॉथ परचेस करना है, या वट एवर बी द नीड्स, बुक्स परचेस करना है, तो हर एक चीज के लिए हम करेंसी को यूज करते हैं, यानी पैसे को, रुपीज को यूज करते हैं। वैसे ही सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस होती है तो उसके लिए एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, एंड दैट एटीपी इज नथिंग बट द करेंसी ऑफ सेल। और एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो दिस एटीपीज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेड ऑफ F1 पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल के अंदर यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर कौन रहते हैं, ये F1 पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, ये जो अंदर वाला जो फोल्ड है जिसको मैट्रिक्स ऐसे बोला गया है, ये मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर एक डीएनए रहता है, एंड द नेम ऑफ दैट डीएनए दैट इज सर्कुलर डीएनए। मैंने ऑलरेडी आपको सर्कुलर डीएनए के बारे में पढ़ाया है, बता चुका हूं कि सर्कुलर डीएनए इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसे सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रहते हैं, वैसे ही सर्कुलर डीएनए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है कि जिसके पास खुद का डीएनए रहता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड रहता है, जिसके वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डुप्लीकेट बना सकता है, डुप्लीकेट कॉपी में कन्वर्ट करवा सकता है। तो डीएनए के अंदर ऐसे एबिलिटी रहती है कि वो पार्ट को वो डबल बनाने में हेल्प करवा देता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल बोले तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से ऐसा फिशन होके दो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, डबलिंग हो जाती है उसकी। तो ये फीचर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों है, बिकॉज दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इट्स own DNA molecule that is nothing but the सर्कुलर डीएनए। उसके अंदर उसका खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। तब ये माइटोकॉन्ड्रिया बोथ इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल ऐसे क्यों बोलते हैं, अभी मैंने बताया कि दैट इज साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस रहते हैं कि दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। जो भी हम फूड खाते हैं, जैसे हमने फूड कंज्यूम कर लिया तो फूड के अंदर ग्लूकोज रहता है, तो सेल क्या करवा देते हैं, वो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है वो किसके अंदर हो जाता है, तो दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो रेस्पिरेशन होता है, जहां पर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाली जाती है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। और वही एटीपी मॉलिक्यूल सेल को करेंसी बोल के एक्ट हो जाता है, दैट इज नथिंग बट इट इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा और एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है, जो नेक्स्ट पेज पे है, मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल ऑर्गेनेल। Less than 1 minute, sir, we have. Called as क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेल है। अब तक मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, राइबोसोम्स बताया, गोल्गी बॉडीज बताया, माइटोकॉन्ड्रिया बताया, और ये सेल ऑर्गेनेल के बारे में मैंने आपको ये बताया कि दे आर प्रेजेंट